इलेक्शन का माहौल है, हवा गर्म है और इसी बीच जब उंगलियां सीधा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर उठ रही थी तब एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है कि आप सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टॉप पर बैठे व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, पार्लियामेंट में आखिर ऐसा क्या कदम उठाया गया है जो इस पूरे मुद्दे को और भी एक्सप्लोसिव बना रहा है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश के इलेक्टोरल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। तो एक्चुअली हुआ क्या है? फ्राइडे अप्रैल 24, 2026 को अपोजिशन पार्टीज ने राज्यसभा में एक फ्रेश नोटिस मूव किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के रिमूवल के लिए। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना, और ये कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं है। ये 13 पेज का डिटेल्ड नोटिस है जो सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल को सबमिट किया, और इस पर 73 अपोजिशन एमपीज के सिग्नेचर्स है। मतलब अपोजिशन ने क्लियरली एक यूनाइटेड फ्रंट दिखा दिया है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इस नोटिस का बेस क्या है? तो एमपीज ने 9 सीरियस चार्जेस लगाए हैं और सबसे बड़ा एलिगेशन है एसिमेट्रिकल इन्फोर्समेंट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिंपल मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलिजेडली एक तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और दूसरी तरफ आंख बंद कर रही है, और ये एलिगेशन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कंडक्ट से जुड़ा हुआ है। अपोजिशन का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स का यूज करके अपोजिशन को टारगेट किया। नोटिस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि उन्होंने दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू एक एड्रेस दिया जिसमें उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को ओपनली क्रिटिसाइज किया, और ये सब इलेक्शन पीरियड के दौरान हुआ। अपोजिशन का कहना है कि ये क्लियर वायलेशन है क्योंकि स्टेट फंडेड प्लेटफॉर्म्स का यूज इलेक्शनरिंग के लिए नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से पीएम मोदी के खिलाफ एक प्रिविलेज नोटिस भी पार्लियामेंट में मूव हुआ है, और साथ ही उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गई है। अब नोटिस में लिखा गया है कि द एड्रेस मेंट सोली टू डिनाउंस द अपोजिशन पार्टीज अमाउंटेड टू इलेक्शनियरिंग यूजिंग स्टेट फंडेड ब्रॉडकास्टर्स ड्यूरिंग द पोल पीरियड। और ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डायरेक्ट एक्यूजेशन है। और सिर्फ यही नहीं, एमपीज ने ये भी कहा कि पीएम ने अपने स्पीच में अपोजिशन पार्टीज को डायरेक्टली नाम लेकर अटैक किया है। नोटिस के मुताबिक द प्राइम मिनिस्टर नेम्ड एंड डिनाउंस्ड द आईएनसी, द डीएमके, द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड द समाजवादी पार्टी एंड अक्यूज्ड देम ऑफ फीटिसाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 एंड बीइंग क्रिमिनल्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अब ये लैंग्वेज भी कंट्रोवर्सी का एक बड़ा रीजन बन गया है। अब पर सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर एक्शन क्या लिया? तो अपोजिशन का एलिगेशन है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नोटिस में क्लियरली लिखा गया है कि एज ऑन द डेट ऑफ दिस नोटिस ज्ञानेश कुमार हैज इशूड नो शो कॉज नोटिस, नो एडवाइजरी एंड नो पब्लिक रिस्पॉन्स टू एनी ऑफ दी सेड कंप्लेंट्स। मतलब उनके हिसाब से ईसीआई ने साइलेंस मेंटेन किया जबकि कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी है, और यहीं से सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट का नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग होता है। अपोजिशन कह रहा है कि जब बीजेपी अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट कंप्लेन करती है तो ईसीआई तुरंत एक्शन लेता है, लेकिन जब रूलिंग पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट्स आती है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। नोटिस के वर्ड्स में द पैटर्न ऑफ डिफरेंशियल एनफोर्समेंट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द वेरी कंडक्ट दैट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द अर्लियर नोटिस ऑफ मोशन। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि पहली बार नहीं है जब ऐसा नोटिस आया हो। इससे पहले भी मार्च 12 को एक सिमिलर मोशन लाया गया था जिसमें 63 राज्यसभा एमपीज और 130 लोकसभा एमपीज ने सपोर्ट किया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया था लैक ऑफ प्रूफ के ग्राउंड पर। इस बार अपोजिशन ने क्लियरली बोला है कि ये फ्रेश नोटिस है और नए इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। लेटर में लिखा गया कि दिस फ्रेश नोटिस इज फाउंडेड अपॉन अ डिस्टिंक्ट एंड फ्रेशली अक्रूड फाउंडेशन, और आगे स्टेटेड है कि इट इज कन्फाइंड टू एक्ट्स एंड ओमिशंस ऑफ ज्ञानेश कुमार अकरिंग ऑन एंड आफ्टर March 15, 2026 constitute proved misbehavior of the gravest character। और ये लैंग्वेज दिखाता है कि अपोजिशन इस बार अपना केस और स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रही है। अब सिर्फ पीएम के स्पीच का इशू नहीं है, नोटिस में और भी कई एलिगेशंस है। जैसे वेस्ट बंगाल में ईसीआई के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें तृणमूल कांग्रेस को डायरेक्टली टारगेट किया गया। उस पोस्ट का टाइटल था ईसीआई स्ट्रेट टॉक टू तृणमूल कांग्रेस। अब अपोजिशन का कहना है कि यह अनप्रेसिडेंटेड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पब्लिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह एडमॉनिश करे। उनका कहना है कि इससे ईसीआई की इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठता है और इलेक्टोरल प्लेइंग फील्ड टिल्ट हो जाता है।
ये भी कहा गया कि पोस्ट के साथ सीसी और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स की फोटोज भी थी, जो परसेप्शन को और डैमेज करता है। फिर एक और कंट्रोवर्सी है अप्रैल 8 की मीटिंग को लेकर। तृणमूल कांग्रेस डेलीगेशन ने क्लेम किया कि उन्हें मीटिंग में गेट लॉस्ट कहा गया। ईसीआई ने इस एलिगेशन को डिनाई किया है, लेकिन अपोजिशन ने इसे कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बताया है। इसके अलावा मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का भी इशू उठाया गया है, स्पेशली वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स के नाम पर अलेजेडली करोड़ ऑफ वोटर्स को लिस्ट से हटा दिया गया है। डेटा के मुताबिक वेस्ट बंगाल में इलेक्टोरेट 91 लाख से कम हो गया और 34 लाख लोगों ने अपील फाइल की है अपने वोटिंग राइट्स वापस पाने के लिए। अब अपोजिशन ने ये भी पॉइंट आउट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्सरसाइज पर एडवर्स ऑब्जर्वेशंस दिए थे, मतलब इशू सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि लीगल डायमेंशंस भी ले चुका है। अब प्रोसीजर क्या है, तो ये नोटिस आर्टिकल 324 सबसेक्शन 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मूव किया गया है, रेड विद आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। अगर राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन इस नोटिस को एक्सेप्ट करते हैं तो एक इंक्वायरी स्टार्ट हो सकती है। अब अपोजिशन ने डिमांड किया है कि एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाया जाए, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक और जुडिशियल मेंबर हो, और जब तक कि इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती तब तक ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी से रिक्यूज होना चाहिए। ये डिमांड भी नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि टिल द कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट ज्ञानेश कुमार शुड रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल इलेक्शन रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने पहले ही कह दिया था कि अपोजिशन अपने एलिगेशंस के लिए प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाया था। इस बार भी एक मेजर चैलेंज होगा अपोजिशन के लिए कि वो अपने क्लेम्स को सब्सटेंशिएट करे। टाइमिंग भी काफ़ी क्रूशियल है। ये नोटिस उस वक्त आया है जब तमिलनाडु में वोटिंग हो चुकी है और बंगाल में पोलिंग फेज चल रहा है, मतलब डायरेक्टली ऑनगोइंग इलेक्शंस के बीच ये इंस्टीट्यूशनल क्लैश देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है, एक तरफ अपोजिशन है जो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी न्यूट्रलिटी लूज कर रही है और रूलिंग पार्टी को फेवर कर रही है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है जो कह रहा है कि एलिगेशन बस पॉलिटिकल है और उनके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्यसभा चेयरमैन इस नोटिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट होता है तो इंक्वायरी होगी और पूरा मुद्दा और एस्केलेट करेगा। अगर रिजेक्ट होता है तो अपोजिशन का नैरेटिव और अग्रेसिव हो सकता है कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये ट्रस्ट का इशू है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे इंस्टीट्यूशन पर पब्लिक ट्रस्ट डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है। अगर उस पर सवाल उठते हैं तो इम्पैक्ट सिर्फ एक इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहता। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्या इंक्वायरी होगी, क्या सीईसी को स्टेप असाइड करना पड़ेगा, या फिर ये भी एक पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ बनकर रह जाएगा। लेकिन इतना तो क्लियर है कि इलेक्शन के इस माहौल में ये कंट्रोवर्सी और भी हीट होने लगी है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।